हमें बहुत खुशी है पूरा कराने में। अपन साथ के साथ में चुनाव तक चलते रहेंगे और हम इसमें जो मांग पत्र है उसको पूरा का पूरा अरावली निर्माण मजदूर संगठन और उजाला संगठन कुल मिला के 9000 से अधिक इनके सदस्य हैं। जो सभी संगठन की बात करें तो बड़गांव से लेकर सहरा तक इस विधानसभा क्षेत्र। और ये जो संगठन है इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन ये हार जीत का फैसला संगठन कर सकता है। क्योंकि 9000 परिवार जुड़े हुए, मतलब ये मानो कि 40-45 हजार वोट सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो आज इन्होंने सभी विधायक प्रत्याशी के सामने अपनी मांगे रखी थी और आपके सामने भी रख रहे हैं। कुछ 18 मांगे इन्होंने पिछली जो हर माउस की बैठक होती है उसमें इन्होंने अपनी मांगे निकाली थी। उसमें 2 तरह की मांगे, एक तो ये कि जो आप पहले भी बता रहे हैं कि जो प्रवासी श्रमिक है जो यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, इस क्षेत्र का। और 80,000 से अधिक लोग बाहर जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से ही। तो उनके लिए कि एक प्रवासी सहायता केंद्र वहाँ पे बने, जो बड़े शहर जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि कई राज्यों के हैं जैसे बिहार और यूपी से लोग जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे सहायता केंद्र है सरकार की तरफ से। लेकिन राजस्थान के मजदूरों के लिए वहाँ पे अभी तक कोई किसी भी स्टेट में आजीविका ब्यूरो संगठन की तरफ से केंद्र चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी कोई प्रवासी मजदूर आयोग कोई बना हुआ नहीं, तो या कहें कि एक बोर्ड नहीं बना हुआ, जिस वजह से जैसे निर्माण श्रमिकों के लिए सहायता है, समाज सुरक्षा की योजनाएं हैं, तो उन मजदूरों के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं। भले होटल में काम करो, साड़ी कटिंग में काम करो, कहीं पे भी खुला काम करो मजदूरी का, उनके लिए और तरह की योजनाएं, समाज सुरक्षा की योजनाएं है नहीं। और बार त्योहार जो आना जाना होता है बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि प्राइवेट बसों पे ही सब निर्भर है। सरकारी बसें नाम की है या चलती नहीं है। तो एक मांग ये रखी कि उनके लिए आप सरकारी बसें यहाँ से चलाएंगे। और उसके अलावा स्थानीय जो यहाँ की मांगे हैं वो उसमें कि एक श्रमिक कल्याण बोर्ड, एक मजदूरों ने खुद ने इन्होंने एक एजेंट मोर्चा निकाला था, पूरी यात्रा निकाली और जगह जगह धरने प्रदर्शन किया और ये बोर्ड बना। और फिर बोर्ड बनने के भी काफ़ी साल बाद ये लागू हुआ राजस्थान में। 1996 में बोर्ड बना, 2009 में ये राजस्थान 5 में लागू हुआ, 9 से योजनाएं बनी और फायदा मिलने लगा। और वो उस बोर्ड का आज ये हाल है कि सारे आवेदन अधिकतर लंबित है वर्षों से, कई योजनाएं उसकी बंद हो चुकी है और उसमें ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि वो उससे मजदूरों को फायदा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कि आपने 90 दिन कहाँ काम किया उसका प्रमाण दो। अब कोई पेंटिंग का काम करता है, कोई बिजली फिटिंग का करता है, कोई लाइट फिटिंग का करता है, कोई खुला काम कर रहा है, तो ना तो मालिक उसको कोई प्रमाण देता है, ना वो ठेकेदार उसको श्रमिक कार्ड में जो लिख के दे रहा है, तो वो फायदा ले नहीं पाता है। और मजदूर संगठन अगर उस पर छाप लगा के दे रहा है तो उसको सरकार मानती है, ये प्रावधान है ना। लेकिन सरकार की व्यवस्था ऐसी बनी कि बीच में जो अधिकारी है उसको फेल कर देते हैं या उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, उसको बार बार उस पर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और नरेगा वालों को वो लागू करते हैं कि 90 दिन काम किया नरेगा में तो उनका पास कर देते हैं। लेकिन नरेगा का 1% शेष जो इस बोर्ड में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। करोड़ रुपए का बजट नरेगा में आता है, अगर 1% शेष इस बोर्ड में जाएगा तो ये सारी योजनाएं वापस चालू हो सकती है, उन सब जो लंबित आवेदन है उनको मिल सकता है। तो 1% शेष का भी इसमें मांग रखी है। और इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा से जो वंचित हो जा रहे हैं, या कहें कि काफ़ी समय से, अभी मानो कि आज किसी घर में तो 5-5 साल के बच्चे हो गए हैं और उनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। जिनको राशन मिलता है तो नया कोई नाम जुड़वा ही नहीं सकता वो, क्योंकि पोर्टल ही बंद कर रखा है। नया कोई गरीब हो गया, किसी के मुखिया की डेथ हो गई या कोई बीमार हो गया, टीबी या कोई बीमारी हो गई गंभीर, तो परिवार तो कर्जे में चला गया, तो वो आज राशन की सुविधा नहीं ले सकता। नए आवेदन का उसमें कोई प्रावधान रखा ही नहीं है, बस कुछ लोगों को भी बीच में जोड़ा था और वापस बंद कर दिया। तो हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ज़रूरतमंद है वही जुड़ेगा और जो नहीं है ज़रूरतमंद तो उसको आप सरकार हटाए, और लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए उसको बंद नहीं करे, उसको लिए हमेशा चालू रखे। नरेगा में 100 दिन का प्रावधान, आप 125 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। 200 दिन उसके प्रावधान हो ताकि अधिकतर दिन लोगों को मिले और हमेशा चालू रहे, केवल सीजन में वो काम नहीं मिले। और जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ा के 800 रुपये की जाए, ताकि एक अमाउंट आज 10-15 हज़ार अगर परिवार में नहीं आ रहे हैं तो परिवार कैसे चलेगा, उस लेवल पे उसको सोचा जाए। और जो
जो भी सरकारी सहायता मिलती है, चाहे राशन हो, पेंशन हो, पालनहार है, तो उसका कोई फिक्स नहीं है कि वो 1 तारीख को मिलेगी, 5 तारीख को मिलेगी, 30 तारीख को मिलेगी। पेंशन 3-3 महीने तक भी नहीं आती है, तो उसकी एक समय सीमा तय हो कि आप 7 तारीख से पहले उसकी पेंशन दीजिए। अगर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह अगर ऐसे लेट होती है 3 महीना, तो उसका घर कैसे चलेगा? तो किसी मजदूर की पेंशन 3 महीने लेट हो रही है तो उसका घर तो चल रहा है, उसका घर कैसे चलेगा? वो इसमें जबकि ज़्यादा जरूरतमंद हुआ है। हाँ, तो वो एक फिक्स हो। अभी 3-3 महीने तो पेंशन नहीं आई लोगों की। इसके अलावा यहाँ से बड़ी संख्या में बाल श्रम हो रहा है, तो वो जो बिचौलिए हैं, वो जो ठेकेदार है, उनके ऊपर तुरंत FIR और कार्रवाई की एक मांग की है। यहाँ पे शराब और बाकी चीज़ों की वजह से या कहें कि जो घरेलू हिंसा, महिला हिंसा जो होती है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़े। इसके अलावा जहाँ पे मजदूर नाके लगते हैं या स्कूल, अस्पताल है, ऐसी जगह पे जो ठेके लगे हुए हैं, वो ठेके वहाँ से हटे, कहीं और लगे, ताकि वो जो टारगेट है मजदूर, वो उससे बचे और उन परिवारों की सुरक्षा हो। और उसके अलावा जो जहाँ पे स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बदहाल है, जो आप भी बात कर रहे हैं। और जो जैसे सायरा की बात करें, आज CSC वहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर नहीं है, उसमें एम्बुलेंस तक ही नहीं है, तो वो CSC किस काम का? PSC से भी बदतर आता है हालत उसकी, उप स्वास्थ्य केंद्र टाइप है वो। तो स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा के ऊपर वो ठोस काम हो। और स्थानीय स्तर पे कोई भी रोजगार का साधन यहाँ पे है नहीं। तो जो बीच में पहले जो नांदेसमा जो रिको एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया पास हुआ था, उसका विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, तो स्थानीय लोग यहाँ पे रोजगार कर पाएंगे। तो बाहर जो मजबूरी में जाते हैं वो रुकेगा, इच्छा से जा रहे हैं वो तो जाएं, क्योंकि ज़्यादा कमाना है उसको बाहर जाना है, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी तो वो यहाँ पे कमा सकता है। उसके अलावा मजदूरों के लिए रुकने की कोई जगह यहाँ पे है नहीं। अगर लेट आ गया उदयपुर से, आप देखते होंगे कितनी बसें शाम को आती हैं, हजारों लोग खाली होते हैं। कई लोगों को लेट में बस नहीं मिलती, रुकते हैं, रुकने का, खाने को कहीं भी खा लेगा, लेकिन रुकने की जगह नहीं। तो सरकार की तरफ से जो भी प्रत्याशी विधानसभा में पहुंच रहे हैं अभी यहाँ पे, तो उनसे हमारी मांग है कि एक आश्रय स्थल बनाया जाए। ये संगठन उसकी जिम्मेदारी लेता है कि अगर ऐसा आश्रय स्थल मिलता है तो वहाँ पे मजदूरों को जागरूक करने का काम ये संगठन करेगा। दिन में उनकी मीटिंग करना, उनको योजनाओं की जानकारी देना, बाकी सब चीज़ें काम मजदूर कर रहा है, ये संगठन कर रहा है मजदूरों को, लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था सरकार उसमें। तो इस तरह की कुछ 18 मांगें यहाँ पे रखी है, और जो इन मांगों को मानते हैं तो ये संगठन उनके साथ है और ये वोट सारे उनकी तरफ है। मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन 18 मांगे लिखी है। 18 लिखी, बाकी और छोटी छोटी मोटी बहुत सारी मांगे। कहीं पे पुलिया की समस्या है, कहीं पे पीने के पानी की समस्या है। जैसे देवला वाले आए, उन्होंने बताया कि उनके जाने के रास्ते नहीं है, इधर से ओगना क्षेत्र से जो आए तो उनके आज भी नदी नाले के ऊपर पीने के पानी के ऊपर निर्भर है, तो पीने का साफ पानी तक उनको उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे 5-10 महिला अभी हमारे वहाँ मीटिंग में रही थी, कई करेगा ये नाली रू पानी सोने पीणू से कैसे गटर नाली का पानी। देखिए एक बात तो मान आप जितनी बढ़िया प्रैक्टिस से तो आपने बताया कि इन मांगों के साथ भी आपकी नॉलेज में और भी मांगे हैं, लेकिन ये सीमित करके आपने। हाँ, देखो एक बात है, चाहे हम आए चाहे हमारे पहले दूसरे साथी भी आए, आपको तो भरोसा है ना कि ये कुछ हम इनको आज नहीं कल जनता जागरूक होगी तो रोड पे पकड़ा, वोट तो कल निकल जाएंगे, लेकिन कल नेताजी निकल कर जा रहे होंगे तो वहाँ पर उनको करने के हकदार तो होंगे ना कि ये हो गया। कल है जो अपने यहाँ डिप्टी SP साहब है विवेक सिंह जी, जिनके घर पे एक सुथारी का काम करता हुआ खिड़की पे वहाँ से गिर गया और वो नीचे पड़ा और वो मर गया। कल की घटना है। विवेक सिंह जी को आप भी जानते हो, आपके यहाँ तो रहे, गोगुंदा में भी रहे, सायरा में भी रहे, थानेदार है ना, तो उनके यहाँ की घटना है आज, उसमें आगे क्या होगा वो तो आप जाने। लेकिन जो विस्थापित मजदूर वगैरह जो वहाँ हो जाता है उनको तात्कालिक सहायता सरकार की तरफ से बड़ी मानवीय चीज़ें हैं। और दूसरी गवर्नमेंट दे रही है, राजस्थान सरकार नहीं दे, तो मेरी समय में जो रूलिंग पार्टियाँ हैं, कम से कम जो सरकारी स्तर पर जो बड़ी पार्टियाँ, हम तो चलो आपके बीच में वोट मांगने के हिसाब से, लेकिन एक बात मान के मेरा विश्वास की वजह से इस वजह से करना है आपसे निवेदन कि एक टाइम पे हमारे मनीष सिसोदिया जी का नाम सुना होगा, उप मुख्यमंत्री दिल्ली का, वो भी आपके NGO से निकले हुए। इसी पैटर्न को लेकर उन्होंने स्कूल पद्धतियों को चालू किया दिल्ली में। वो स्कूल आज है जो प्राइवेट स्कूलों के ताले लग गए
और वो बीच का आदमी, गरीब आदमी ये कहने लग गया कि हम जो 3-3 हज़ार प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस देते थे वो फीस बच गई हमारे 15,000 रुपया महीने का। इस तरह से चोरी हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के, इनके पानी से, पानी स्वच्छ देने की। अभी आप कल्पना लगेगी आपको कि पानी बिजली रही है तो बुनियादी चीज़ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं आना चाहिए। कल नारे लगा रहे थे आपके कौन से वहाँ कोटला वाले कि पानी अपने आप का नहीं किसी के बाप का। क्या नहीं किसी के बाप का है क्या? आपको बोतल के हाथ लगा के देख लेना, पहले तो पानी पिलाता था, फिर चाय में पहले तो यूं ही कर देता था, अभी बिना चाय के आपको पानी नहीं पिलाएगा। आज इस रामदेव राय जो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो पानी के उस होटल के बाहर खड़े नहीं रहने देते, पानी के पैसे पानी के तो हर चीज अपने सामने बिक रही है। मतलब जो आने वाले टाइम में हवा को भी कैसे बेचेंगे, बेचा ही था कोरोना टाइम पर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की वजह से मर गए। तो आने वाले टाइम में कैसे हमारे हाथ से छीनी जा रही है। और ऐसे में आप जो काम कर रहे हैं और बहुत ही हम तो सीखने के हिसाब से इसको मांग पत्र को समझेंगे, नहीं तो बहुत नेता हो जाते हैं। अभी आप देखो दुर्भाग्य की बात कि हमारे उदयपुर में ग्रामीण एमएलए साहब 2 बार जीत गए, फूल सिंह जी, और उन्होंने कई पत्रकार जी ने पूछ लिया कि एमएलए का मतलब क्या होता है, तो वो पड़ोस में जाकर करके देखे तेरा गूगल को निकाल क्या मतलब होता है इधर। अभी जो उदयपुर में ताराचंद जी जैन पढ़े लिखे कह सकते हो, उनसे भी पूछ लिया कि भाई ये एमएलए का मतलब क्या होता है, तो वो कहा कि एमएलए का क्या मतलब होता है, वो जोर जोर से बोलता है विधानसभा में, आपकी मांग को उठाता है, वो होता है कि नहीं आप तो एमएलए का मतलब क्या होता है वो अर्थ बता दो। तो होता क्या है कि हमारे आंखों के सामने ही समस्या है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। आप जो ये मांग पत्र देके और अट्रैक्ट कर रहे हो, एक परंपरा होनी चाहिए। मोहल्ले में भी अगर वोट मांगने आ रहा है तो जैसे हम दिल्ली में गए तो वहाँ पर हर मोहल्ले वाला ये पूछ रहा है कि आपको वोट क्यों दे, हमारा क्या काम करोगे जिसकी वजह से वोट तो अमूल्य है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कार्यकर्ता क्या पूछता है, हमारे को क्या दोगे। बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र की हालत ये है कि कल हमारे चैत्र वसावा जी गुजरात के एमएलए यहाँ पर आ रहे हैं, उनको हम कार्यकर्ताओं को कहने गए भाई आप बताओ कैसे आओगे करोगे, तो कहा आप आने का खर्चा दे दोगे तो हम आने को तैयार है। मतलब हमारे लोकतंत्र की हालत ये होगी कि 5 साल में आप एक बार पेट्रोल के पैसे ले लोगे, खाने का पैसा ले लोगे, लेकिन क्या आपकी तरह ऐसे बोलने की स्थिति में होगा क्या वो आदमी कार्यकर्ता? वो तो यही कहेगा ना, तो आपकी तरह से बनाए भाई गधा खरीद के लिया यार, ये 500 रुपया तुम मेरे को देने के बजाय मेरे गधा खरीद के लिया जो मैं मजदूरी करूँगा काम आएगा। हाँ तो वो गया गधा के 500 रुपये में गधा मिलता है तो 40,000 में मिलेगा। तो अभी लेकिन मैं आजीविका ब्यूरो तो खास तौर से मेरा जहाँ तक ख्याल है न केवल राजस्थान पूरे भारत में अपने अलग ही पहचान और मांगों को हम पूरा वादा एक तरह से मैं तो कह सकता हूँ वोट की इनकी आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे, और हमारी जो कर रही है पार्टी वो आपकी तरह विश्वास की मैंने बात इसलिए की थी कि एक दिन इसी विश्वास को लेके और बनी, और आज दिल्ली की जनता लो, पंजाब की जनता लो, भरोसा करोगे तो निश्चित ही पानी बिजली। अगली बार के 75 साल की आज़ादी में केजरीवाल ने बोला कि घर पे बटन खोलो तो आरओ का पानी मिलना चाहिए।